तो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 21 जनरल स्टडीज़ का। जी हाँ, आप जानते हैं पर डे एक वीडियो मिलती है आपको शाम को 6 बजे हमारे इसी चैनल पर, जो आपके जनरल स्टडीज़ से संबंधित होती है। और यह प्रैक्टिस सेट जो तैयार किया गया जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न पर तैयार किया गया है और उसी रेशियो में क्वेश्चन को रखा जाता है जिस रेशियो में 2018 के एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलते हैं वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ के रूप में आप चाहते हैं वो सारा आंसर जो भी मैं बोलता हूं सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाए, जिससे आप जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है इस समय, तो उसको रिवीजन करने में आपका समय ज़्यादा ना जाए, इस वजह से आप पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका मैंने एक बहुत छोटा सा फीस रखा हुआ है। आप जानते हैं मैंने टीम रखा हुआ है, काम हो रहा है, बहुत इसमें मेहनत लगती है, इसलिए जो है ऐसा मैंने किया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, आपको उस जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा अगर आप पे करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ये सारे सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, मैथ को छोड़ करके आपके सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? 4 विकल्प: महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और गुरु नानक। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है बहुत आसान है, गौतम बुद्ध। जी हाँ, महात्मा गौतम बुद्ध साहब का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और ये जो है इनका जो बचपन का नाम था वह क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और इससे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? 4 विकल्प: अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह है निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत शासक गियासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद थे। ठीक है, और इब्न बतूता के अनुसार गियासुद्दीन जब बंगाल में था तब सूचना मिली कि उसका पुत्र, किसका पुत्र? गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र, जिसका नाम था उलूम खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाते हैं, वह अपना समर्थन बढ़ा रहा है, यानी अपने पापा के खिलाफ विरोध करना चाहता है। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। भाई ये निजामुद्दीन औलिया दुश्मन था किसका? गियासुद्दीन तुगलक का, और गियासुद्दीन तुगलक का बेटवा चला गया निजामुद्दीन औलिया के पास और उसका शिष्य बन गया। तो उसके बाद फिर होता क्या है, सुल्तान यानी गियासुद्दीन तुगलक ने उलूम खां, किसको? उलूम खां यानी अपने पुत्र उलूम खां और मोहम्मद, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जाना जाता है, उसको और निजामुद्दीन औलिया को दंड देने की धमकी दी। तब औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है भैया, इतनी आसानी से आपको दिल्ली मिलने वाली नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर ये आपका बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? 4 विकल्प: लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मैटकॉफ और लॉर्ड एडम। जी हाँ, 4 विकल्प भैया, इसमें से जो सी विकल्प है वो सही है। कौन? सी, लॉर्ड मैटकॉफ। जी हाँ, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक गवर्नर जनरल लॉर्ड मैटकॉफ ने किया था। ठीक है, इन्होंने 1835 में, कब? 1835 में प्रेस कानून पारित करके स्थानीय प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है कोई खबर बाहर ना जाए इस डर से वो जो प्रेस था, भारतीय जो प्रेस थे, जो भारत के न्यूज़पेपर थे, खबरें थे, उनको उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होने की वजह से मैटकॉफ ने जब इस पर छूट दिया तो मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, और इसने जो स्थानीय प्रेसों पर लगे प्रतिबंध को कब समाप्त किया था? 1835 में। ठीक है, इसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों को ही एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना किया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं: लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो सही विकल्प है भैया अरविंदो घोष। जी हाँ, अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेख लिखे और इन्होंने नरमपंथी राजनीति की आलोचना किया। इनका जन्म
कब? 1872 में। कब हुआ था? 1872 कलकत्ता में हुआ था। युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने भाग लिया। बाद में धीरे धीरे योगी एवं दार्शनिक बन गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी डिवाइन लाइफ, द मदर, सावित्री नाम से थे, और इनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? 4 विकल्प: गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प। इसमें आपको बताना है कि 6ठी अनुसूची जो है उसका जो प्रावधान बनाया गया वो किस राज्य पर लागू होते हैं निम्न में से। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है त्रिपुरा। जी हाँ, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि 6ठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान क्या है। वहाँ पर एक प्रावधान है क्या? जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हेतु वहाँ पर स्वायत्त स्थानीय प्रशासन है, यानी जनजाति अपनी अधिकारों की जो है रक्षा कर सके, इसके लिए स्वायत्त स्थानीय प्रशासन बनाया गया है। ठीक है, इस जो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से राज्य शामिल हैं, वो यानी ये नियम कौन कौन से राज्यों पर लागू होता है। वहाँ पर है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये जो संवैधानिक आधार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 4 विकल्प हैं भैया: 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, 91 संविधान संशोधन। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसा प्रावधान इसलिए बनाया गया, नहीं तो भैया जितने सांसद हैं उतने मंत्री बना दिया जाएगा, और आप जानते हैं एक मंत्री के पीछे कितना खर्च होता है। तो यह एक प्रावधान बनाया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य जितने भी हों उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो सबको खुश करने के लिए भैया कहा जाता है सबको मंत्री बना दो, आराम से सब खुश रहें। और राज्यों में भी है, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों का अधिकतम जो 15% जो है मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी न्यूनतम सीमा किसी राज्य के मंत्रियों की संख्या का 12% से कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम घटा दो 2%, 3%, 12% से कम नहीं हो, 15% से अधिक मंत्री नहीं बनने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, क्या अवस्थिति है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। आप जानते हैं कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणतम भाग है। तो यह तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है, और भौगोलिक स्थिति इसकी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो इसका विकल्प जो सही होता है भैया वो डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। यहाँ पर है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सॉल्सेट। जी हाँ, 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से एक सही है सॉल्सेट। जी हाँ, सॉल्सेट जो है ये जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ये जो चारों द्वीप हैं इनमें से सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सॉल्सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? पहला है सुल्तानगंज, दूसरा है गढ़ मुक्तेश्वर, तीसरा हरिद्वार, चौथा है रामनगर में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सुल्तानगंज में। जी हाँ, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज में। अब सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर बिहार में। कहाँ है भैया? भागलपुर बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय जलीय जीव। और कब घोषित किया? 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अलग अलग देशों से चीज़ें ली गई हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। 4 विकल्प, चारों में से एक आपका सही बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था। ठीक है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसको लिटिल संविधान भी बोला जाता है। ठीक है,
उसी संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसने अनुच्छेद 51 का के तहत नागरिकों के कुल 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में कुल 11 हो गए हैं और 11वां जो कर्तव्य है वह अनुच्छेद 51 का टा में 86वें संविधान संशोधन के दौरान 2002 में लागू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कलानौर स्थान जाना जाता है कौन? कलानौर स्थान जाना जाता है किसके लिए आपको बताना है। अकबर के जन्म स्थान के रूप में, अकबर सम्राट के राज्यरोहण स्थल के रूप में, हुमायूं के विवाहोत्सव के स्थल के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है भैया, यहाँ पर है सही विकल्प है अकबर सम्राट के राज्यरोहण स्थल के रूप में कलानौर को जाना जाता है। तो ये जो है आपका विकल्प बी सही है। आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी कब 14 फरवरी जो है कब 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। उस समय अकबर क्या है मात्र 13 वर्ष 4 महीने थे। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खान। कब से कब तक? 56 से 60 तक, 1556 से 1560 तक। और पहला राजपूत राजा जिसने अकबर की अधीनता मानी वो कौन था? आमेर का कछवाहा राजा भारमाल, जिसको बिहारी मल भी कहा जाता है। ठीक है, 1562 ईस्वी में अजमेर दरगाह यात्रा पर राजा भारमाल ने अपनी पुत्री को अकबर से शादी करने के लिए मतलब अकबर से के सामने प्रस्ताव रखा, जिसका नाम था क्या? जोधाबाई। ठीक है, बहुत फेमस भी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ध्यान से समझिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? 4 विकल्प है, गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। 4 विकल्प है, इनमें से आपको एक बताना है। इसका सही विकल्प है डी, कौन? हरे पौधे। जी हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, और जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक घटक हैं। क्या है? उत्पादक घटक हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बना लेते हैं। कौन? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बना लेते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? ध्यान समझिएगा भैया, दक्षिणी गोलार्ध में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान नहीं पाए जाते? ये मैदान जो दिए गए जो नाम है, डाउन्स, पंपास, बेल्स, प्रेरी, ये बहुत फेमस हैं। ठीक है, इनको जानना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, प्रेरी। ध्यान से समझिएगा, प्रेरी जो है अमेरिका और कनाडा यानी उत्तरी गोलार्ध में है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, बाकी सब डाउन्स, पंपास, बेल्स ये सब दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा, जो प्रेयरी है ये अमेरिका और कनाडा में उत्तरी गोलार्ध में है। पंपास जो है ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है। बेल्ट्स कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टेपी कहाँ है? रूस, यूक्रेन की और एशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। कूट दिया हुआ है यहाँ पर और 2 जो है कथन दिए गए हैं। पहला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। दूसरा है इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है दोनों 1 और 2 और चौथा है ना तो 1 ना तो 2। तो सही विकल्प क्या है इसका? सी आंसर। जी हाँ, दोनों 1 और 2 दोनों सही है, यानी यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। तेल उत्पादक ही नहीं, यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस, मछली पकड़ना आज प्रमुख व्यवसाय होते हैं। यानी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत कुछ यहाँ से अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त होता है अमेरिका को। और अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। और अमेरिका ने इसको रूस से 1867 में, कब? 1867, यहाँ पर लिखा भी है 1867 में रूसियों से खरीदा था। कितने? $7.2 मिलियन से। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो सही विकल्प इसका क्या है? डी, यानी
असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति थी, परंतु 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरा एक कांड होता है और भीड़ ने थाने में लगभग 21 पुलिसकर्मियों को जला दिया। ठीक है, गांधी जी ने यह देखकर आंदोलन वापस ले लिया, मतलब उनको बहुत दुख हुआ इस बात से, और उन्हें लगभग इस कांड में 170 के आसपास भारतीयों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। पर इसमें जो है कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कोई सहयोग नहीं किया, और लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय की पैरवी से लगभग 151 लोग फांसी से बच गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है आपको बताना है। पहला है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा, तेली का मंदिर ग्वालियर। 4 विकल्प है, इसमें सही है चौथा, तेली का मंदिर ग्वालियर। जी हाँ, आप जानते हैं कि तेली का मंदिर ग्वालियर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। ठीक है, यह शिखर शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और द्रविड़ शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? पल्लव शासकों के काल में हुई थी। और इसके अतिरिक्त उड़ीसा का जो बैताल देउल मंदिर है वह भी द्रविड़ शैली का बहुत शानदार उदाहरण है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। 4 विकल्प है, पहला है मलेरिया, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है जॉन्डिस और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प है, इनमें से एक आपको सही है वही बताना है। सही क्या है? ए। जी हाँ, मलेरिया। जी हाँ, प्रोटोजोआ द्वारा क्या कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया में प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। इसका फैलाव का माध्यम मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 8 से 10 दिन तक होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। और कालरा जो है, ये कालरा जो है, कालरा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। ठीक है, और जॉन्डिस वायरस से होता है। जॉन्डिस किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, ये यकृत के वायरस से। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? 4 विकल्प है और उसके साथ साथ कूट भी दिया है। यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सही है। अब चारों विकल्पों में 1 2 3 1 2 1 3 1 2 4 1 3 4, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें सही विकल्प है भैया डी, यानी 1 3 और 4 सही है। कौन? 1 3 और 4, यानी 1 3 और 4 सही है। दूसरा गलत है। कौन? राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते हैं। बाकी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? 4 विकल्प है, लुईसाइड का, मस्टर्ड गैस का, मिथाइल साइनाइड का, फॉस्जीन का। तो सही विकल्प है भैया मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। और मस्टर्ड गैस अत्यधिक विषैली रासायनिक हथियार है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था और इसको तैयार किया जाता है एथिलीन प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड प्रक्रिया से। इसका जो गंध होता है वो सरसों तेल जैसे होता है, इसीलिए इसको मस्टर्ड के रूप में, मस्टर्ड गैस के रूप में जाना जाता है। और इसका प्रभाव त्वचा पर फफूले आ जाते हैं और फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ता है और इसकी वाष्प रबड़ को भी भेद देती है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प हैं, पहला है ध्वनि तरंगों का, दूसरा है प्रकाश तरंगों का, तीसरा है रेडियो तरंगों का और चौथा है सूक्ष्म तरंगों का। तो सही विकल्प इसका क्या है भैया? आपको बताना है। इसका सही विकल्प है सी। जी हाँ, रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का। ठीक है, टीवी सेट रिमोट कंट्रोल सामान्यतः अवरक्त विकिरण से चलते हैं। किससे चलते हैं? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप होता है। ठीक है, और कुछ रिमोट कंट्रोल इकाइयों में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेलें, डायनेमो,
लघु नाभिकीय रिएक्टर। जी हाँ, सही विकल्प है भैया। इसको आपको क्या इसमें आपको बताना है, इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी सौर सेलें। ठीक है, सौर सेलें, सौर सेलें यानी सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन्हीं का प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, दूसरा है लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, और तीसरा है लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगते हैं, और चौथा है लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वही आपको बताना है। सही विकल्प क्या है यहाँ पर? ए, यानी लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। आप जानते हैं उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर घटता है और लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता होने पर यह पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। लीवर के नीचे स्थित छोटी तैली जिसे पित्ताशय में लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता है। ध्यान से समझिएगा भैया। लेते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, बाइट है, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो लगभग जनरल क्वेश्चन है, इसको सबको पता है। क्या होता है? बिट होता है। जी हाँ, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है, जो 0 से 1 के बीच में जिसका मान होता है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट, यानी 8 गुणे 8 मेगाबाइट होता है। और थोड़ा सा समझ लीजिए, जो इसका इकाई होती है सबसे छोटी बिट होती है, उसके बाद बाइट होती है, फिर किलोबाइट यानी केबी जिसे बोला जाता है, फिर मेगाबाइट यानी एमबी जिसे बोला जाता है, गीगाबाइट यानी जिसको जीबी बोला जाता है, टेराबाइट यानी जिसको टीबी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? एक ही माह में 2 बार। 4 विकल्प है, 1992, 1992, 1993, 1990, 1991। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी, यानी 1991 इसका सही विकल्प है। आप जानते हैं कि वर्ष 1991 में एक ही दिन में 2 बार रुपये का अवमूल्यन, अवमूल्यन माने ह्रास, गिरावट। ठीक है, यानी रुपये के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में कमी आना, और इसके अब तक कुल मिला के 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब? 1949, 1966 और 1991 में। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूंजी बाजार से आशय है, क्या आशय है आपको बताना है। शेयर बाजार से आशय है, वस्तु बाजार से आशय है, मुद्रा बाजार से आशय है, ऊपर सभी से। ठीक है, 4 विकल्प है भैया, चारों में से एक सही है, आपको बताना है। इसमें जो सही विकल्प है शेयर बाजार से, पूंजी बाजार से आशय यानी शेयर बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है 14 मई 2025 को करंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? किसने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में? 3 चीज़ें ध्यान देना, कब? 14 मई 2025 को, और कौन से नंबर कौन सा है? 52वां, और क्या मुख्य न्यायाधीश जो नाम है उनका, ये 3 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, और तीसरा है न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित, और चौथा है न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? 4 विकल्प है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको इसको जानना चाहिए। पहला है ऑप्शन ही सही है, बिजनौर से, यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है, या उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये जो प्रमुख शहर हैं बसे हुए हैं। और नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब भैया? नवंबर 2008 में। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? रोम में, पेरिस में, टोक्यो में, जिनेवा में। 4 विकल्प है, इनमें से एक सही है। सही क्या है? डी, यानी जिनेवा। जी हाँ, जिनेवा में जो है मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन जिनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है कौन? जीवंत नगर यहाँ पर बताना अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। जीवंत नगर कौन सा है भैया? वाराणसी, यानी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी है, जीवंत नगर के रूप में जाना जाता है। इसे बनारस, काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है। इसे अवमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन अंतिम। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सरल है भैया, 2 मार्च को, 5 जून को, 28 जुलाई को, 15 सितंबर को। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वह है 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ? 1973 से। कब? 1973 से। और इसका आयोजन कौन करता है? यूएन करता है, संयुक्त राष्ट्र। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता कर लाना। और वर्ष 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइक कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनको आप ज़रूर करें। मित्र, इस बात पर भरोसा रखें, यह आपके लिए जीएस का रामबाण साबित होने वाला है। टेंशन मत लें, आने वाले दिनों में 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। ठीक है।